चलिए आज हम पार्ट 5 जो है उसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर 3 ही है, वैद्युत रसायन का पार्ट 5 है। और आज पार्ट 5 में ही हमारे जितने भी न्यूमेरिकल हैं, थोड़ी सी क्लास बड़ी भी हो सकती है, तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब ले लिए गए हैं इसी में। तो आज पार्ट 5 और थोड़ी सी परिभाषा जो बची हुई थी तो उसको ले ली गई है, और आज हमारा जो चैप्टर है वो आज इंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपनी डिफिनीशन पे चलते हैं और न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल आज ज़्यादा होंगे तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिफिनीशन भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए ले लिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित है। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पिछली क्लास में पढ़ाई गई थी, उसी से संबंधित है ये प्रश्न। तो जरा इसको देख लीजिए सही से। तो चलिए पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमको दिए है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जड़यन चूर्ण मिलाने पर CuSO4 कॉपर सल्फेट से नीला रंग क्यों लुप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे ले लिया गया है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन में जब हम करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं और जड़यन चूर्ण मिला देते हैं, तो जो Cu पॉजिटिव आयन होता है, जो हमारा जो Cu पॉजिटिव डबल पॉजिटिव आयन होता है, उसके कारण विलयन नीला होता है। ठीक है, Cu पॉजिटिव आयनों के कारण जो विलयन होता है वो कैसे होता है? नीला होता है। जिंक धातु Cu कॉपर धातु से क्या होती है? ऊपर स्थित होती है। ठीक है, ऊपर स्थित होने के कारण जब होता है, इसलिए जड़यन अपचायक धातु है। इसलिए जड़यन कैसी धातु है? अपचायक धातु, क्योंकि ये Cu से कॉपर से ऊपर स्थित होती है। और इसका जो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक यहाँ से मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑक्सीकारक में बड़ी एक मात्रा रहती है। ऑक्सीकारक जड़यन डबल पॉजिटिव व 2e निगेटिव में हो जाता है। ठीक है, जड़यन का जो ऑक्सीकारक है वो जड़यन डबल पॉजिटिव और 2e निगेटिव में हो जाता है। Cu डबल पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और Cu धातु में परिवर्तित होने के कारण इसका जो नीला रंग होता है वो लुप्त हो जाता है। ठीक है, जड़यन की रिएक्शन करवाते हैं तो रिवर्सिबल वाली तो इस तरह से होती है, Zn2 पॉजिटिव और प्लस 2e निगेटिव। ऑक्सीकारक का ये काम करता है। CuSO4 की अगर बात करें, Cu की SO4 की भी रिएक्शन होती है तो ये Cu डबल पॉजिटिव और कॉपर डबल निगेटिव में बढ़ जाता है। Cu डबल पॉजिटिव की अगर उस तरह से इलेक्ट्रॉन में बात करते हैं तो Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2e निगेटिव और रिवर्सिबल का साइन Cu, और ये अपचायक का काम करता है। यहीं पे अगर फुल रिएक्शन की बात करते हैं तो फुल रिएक्शन जिसकी जो होती है तो Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन का साइन ZnS4 और CuS4 इसकी फुल रिएक्शन होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारा है विद्युत लेपन का चित्र। आपको समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? ये विद्युत लेपन का चित्र है। विद्युत लेपन का जो चित्र है वो यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये कॉपर की छड़ है। विद्युत लेपन का मतलब होता है कि किसी धातु के ऊपर जो प्लेट चढ़ाई गई हो, मतलब जो धातु चढ़ाई, किसी दूसरी परत की धातु चढ़ा दी गई, जैसे सोने के ऊपर चढ़ा दी गई है, स्टील के ऊपर जिंक की चढ़ा दी गई, लोहे के ऊपर चढ़ा दी गई हो। तो इस तरह के जो दूसरे धातु के ऊपर, जैसे मान लीजिए चांदी में सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो, तो इस तरह से अगर किसी दूसरी धातु की जो प्लेटिंग की जाती है उसे विद्युत लेपन करते हैं। तो ये विद्युत लेपन का चित्र है। ठीक है, आगे आपको विद्युत लेपन अभी पढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कॉपर की छड़ है और यहाँ ये लोहे का फूलदान है। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, और कॉपर सल्फेट का यहाँ पे विलयन भरा होता है पूरे उसमें। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कॉपर की जो है वो इसमें क्या की जा रही, कॉपर की जो छड़ है उसमें घोली जा रही और कॉपर की छड़ के द्वारा इस लोहे के फूलदान में प्लेटिंग की जा रही है। मतलब कॉपर को ऊपर से इसमें चढ़ाया जा रहा है, लोहे में कॉपर की प्लेटिंग की जा रही, कॉपर का लेपन किया जा रहा है। तो ये कहलाता है विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो एक धातु के द्वारा दूसरी परत पर चढ़ाई गई धातु को बोलते हैं विद्युत लेपन। तो चलिए विद्युत लेपन की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन है क्या? तो चलिए विद्युत लेपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसकी बात कर लेते हैं। तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा किसी एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत को चढ़ाना या उसका लेप करना विद्युत लेपन कहलाता है। धातुओं को आकर्षक बनाने और उन्हें संक्षारण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे
जैसे लोहे की चादर को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु का लेपन किया जाता है। लोहे की चादर पर जिंक धातु के लेपन की क्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। ये पीछे भी बताया था। चूंकि जिंक आयरन से अधिक सक्रिय होती है, ठीक है, अतः जिंक की परत के क्षय होने पर यह ऑक्सीकृत हो जाती है और आयरन की चादर सुरक्षित रहती है। तो ये थी विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन हमने कहा था अब इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है इसमें, तो देख लिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये सब आपको पीछे सूत्र जो है पढ़ा दिए गए, अब उसी के न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट है हमारा, जरा उसे पढ़ लीजिए। 298 केल्विन, जो ताप यहाँ पे बताया गया है वो 258 केल्विन बताया गया, पर कहा गया है 0.20 मोलर KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड विलयन की जो चालकता है वो दी गई है 0.025 साइमन से प्रति सेंटीमीटर या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। हमसे मोलर चालकता यहाँ पे पूछा गया है, आप यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिख दिया हमने प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी लिखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विशिष्ट चालकता जो है वो इतनी दी गई है, हमने लिख ली, ठीक है। यहाँ पे सांद्रता दी गई है, सांद्रता हमने लिख ली 0.20 मोल दी गई है। अब सूत्र बात करें तो ये देखिए सूत्र हमें निकालना क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता तो चालकता को कैप एम से डिनोट किया जाता है, तो इसको डिनोट कर दिया गया। तो इसका बराबर होता है K इंटू 1000/m, ये सूत्र होता है, हमने रख लिया। यहाँ पे K का मान होता है 0.025, वो रख लिया, 1000 होता है ये गुणे में 1000 रख लिया, 0.20 लिया। अब सबको हल कर दिया। अगर सबको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको दशमलव को इससे हटा देते हैं, यहाँ 1 0 बढ़ा लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। हमारे पास बचेगा कितना, 25 गुणते 10/2, ठीक है। अब देखिए 2 को यहाँ से काट देंगे तो 5 आएगा, 25 पंचे 125, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल भी बोलते हैं। तो ये हमारा रहा आंसर। ये तो छोटा सा सवाल था, पहला नंबर था। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल भी देख लीजिए, दूसरा सवाल छोटा ही है पर देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा सवाल की बात करते हैं तो दूसरा सवाल है, उसको पढ़ लीजिए। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और 2019 में मतलब पिछली आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा भी गया था, ठीक है। 2019 में पूछा गया था बोर्ड पेपर में फतेहपुर जिले में, ठीक है। चलिए इस सवाल को देख लीजिएगा। ये सवाल है, कॉपर सल्फेट के घोल का 1.5 एम्पियर की धारा में 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया, कैथोड पर प्राप्त Cu की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भी सॉल्यूशन डाल दीजिए। सॉल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमने फैराडे का यहाँ पे सूत्र लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे विद्युत अपघटन को दर्शा रहा है, ठीक है। फैराडे का सूत्र हमें पता है, हमने पढ़ा था W बराबर ZIT, ये पहला नियम था फैराडे का। तो W बराबर ZIT होता है, जहाँ पे दिया क्या है, तो विद्युत धारा दिए है, I का मान दिए 1.5 एम्पियर। समय की बात की गई, समय हमको 10 मिनट दिए है। 10 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करना चाहें तो सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करवा देंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड, ठीक है। उसका गुणा करवा दिया गया, यहाँ पे आ गया 600 सेकेंड। अगर यहीं पे बात करें विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर सूत्र होता है, तो देखिए ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का ये सूत्र आपको बताया गया था, Z बराबर E/96,500, ठीक है। अगर ना याद हो तो आप इसको याद कर लीजिए। विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर सूत्र होता है E/96,500। अब देखिए E कैसे निकालें, तो E मान होता है कि जो पदार्थ हमको दिया है उसका परमाणु भार। E का मतलब क्या होता है, परमाणु भार। ये हम अगर ना लिखना चाहें E यहाँ पे, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉपर का परमाणु भार, ये भी लिख सकते हो। पूरा अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉपर का परमाणु भार, ठीक है। या शॉर्ट में लिखना चाहो तो E भी लिख दिया है, तो कॉपर का परमाणु भार। कॉपर का परमाणु भार आपको याद होगा, कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, तो याद करवाया गया था पिछली क्लास में,
सबके परमाणु भार याद करवाए गए थे फर्स्ट ईयर में। तो देखिए कॉपर का परमाणु भार होता है, अगर ना याद हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉपर का परमाणु भार लिखा है कितना होता है 63। तो वहां से कॉपर का परमाणु भार उठा के रख दिया गया 63। अब यहाँ पे बात करें अगर हम किसकी, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जेड बराबर सूत्र होता है ई, ठीक है, एक मिनट, ई बराबर कितना लिखा है 96,500, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपर के परमाणु भार की, तो एक मिनट, यहाँ पे जो ई बराबर जो होता है वो होता है कॉपर का परमाणु भार बटे क्या होता है, तो बटे हो जाएगा 2, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कॉपर का परमाणु भार बटे 2 ई बराबर हो जाएगा, तो वहीं डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया गया है 63/2। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि ई बराबर होता है, तो ई बराबर क्या होता है, कॉपर का परमाणु भार बटे 2, ठीक है, ये होता है सूत्र ई बराबर, ठीक है, कॉपर का परमाणु भार बटे 2, ठीक है, कॉपर का परमाणु भार बटे 2। कॉपर का परमाणु भार जो होता है वो 63 हमको दिए है, हमको याद है, ठीक है, बटे 2 ये होता है, तो लिख दिया गया है यहाँ पे जेड बराबर, अब ई की जगह में लिख दिया गया 63/2 और 96,500 है ही है, ठीक है। अब हमने इसको काट दिया है, ठीक है, अब काटना चाहे तो काट दे, नहीं तो सीधे उठा के मान हम इसको समीकरण इसमें रख देते हैं, यहीं पे काटना हो तो यहीं पे काट सकते हैं, तो नहीं काटते हैं सीधे वहीं पे उठा के रख देते हैं। तो लिख देंगे इसे यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, एक मिनट, चलिए यही बात करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको समीकरण नंबर कितना बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे, हमको पता है जेड की वैल्यू 63/2 96,500, 96,500 फैराडे कॉमन होता है, ये हमेशा आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे लिख दी गया 63/2 गुणते 96,500। अब देखिए बात की गई है आई की, तो आई कितनी है 1.5, आई एम्पियर कितना है, तो एम्पियर हमारी है जो धारा है 1.5। अगर टाइम की बात करें, टाइम यहाँ पे दिया है 600 सेकेंड। अब सबको काट दिया, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब काट देंगे 3 से, हम काट देंगे यहाँ पे 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ से ये काट लेंगे, अगर कटे नहीं कटेगा, ठीक है, जो कटे उसको काट दीजिए, नहीं तो पूरा इन दोनों का गुणा करवा लीजिए और 32 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो हमारा कट पीट के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 0.2938 और क्या आ जाएगा ग्राम, क्योंकि वेट जो होता है, भार जो होता है वो हमेशा ग्राम में होता है, ठीक है, किलोग्राम में भी होता है लेकिन यहाँ पे ग्राम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, मात्रा पूछी गई थी सीयू की, तो इसलिए डब्ल्यू की वेट निकाला गया है। तो वेट हमारा आ गया 0.2938 ग्राम। ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो एक ही तरह के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे नहीं करवाए गए, सब अलग अलग क्वेश्चन करवाए गए जा रहे हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 25 सेंटीग्रेड पर एक जिंक की धातु की छड़ 0.1 मोल जिंक सल्फेट के मोलर बोल सकते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए, ठीक है, तथा इस ताप पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक लग रही है शायद क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए तथा इस ताप पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पे शायद मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको नहीं दिया गया है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख लीजिएगा यहाँ पे E0 Zn 2 पॉजिटिव बटे Zn बराबर दिया गया है आपको माइनस का 0.76 वोल्ट। शायद प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई, ये आपको यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन में होना चाहिए, आपको नहीं दिया गया, तो आप लिख लीजिए साइड में इसको, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये मान आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले हम आगे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब चलते हैं, जो जो चीज़ हमें दिया होती है वो हम, क्योंकि 25 सेंटीग्रेड है, इसका मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए है, हमको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लेते हैं, ये इस क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में शामिल है, साइड में लिख लीजिएगा।
ये जो लिखा है इसे क्वेश्चन में ही ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए, वहाँ पे भूल से शायद क्वेश्चन में नहीं छपा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उस पर चलते हैं। तो प्रश्नानुसार बात करते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे डाल लीजिएगा। प्रश्नानुसार बात करते हैं तो ये हमको दिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, आप साइड में लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन छपने में गलती हो गई है। तो ये हमको दिए, हमने लिख लिया कि मानक इलेक्ट्रोड जो है जिंक का वो है कितना दिया है, तो -0.76 वोल्ट, वो लिख दिया। अब इसमें पढ़ेंगे जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता कितनी दी गई है। तो जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता हमको दी गई है 0.1 मोलर। ठीक है, सांद्रता भी हमने लिख ली। अब हमसे बोला है सबसे पहले इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए, तो हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिख लिए। अगर जड़यन की हम अभिक्रिया लिखते हैं तो जड़यन टूट जाता है Tgn2 पॉजिटिव और +2e निगेटिव में। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए जो नष्ट समीकरण होता है, तो अगर हम इस नष्ट समीकरण की बात करते हैं तो आपको नष्ट समीकरण पढ़ाया गया, हमने कहा था अगर अभिक्रिया दिया हो उसी हिसाब से नष्ट समीकरण को लिखना होता है। सेम वही रहता है, बस यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ की बात करें हम तो देख लीजिए नष्ट इक्वेशन के हिसाब से हमारी जो जड़यन टूटा है वो Tgn2 पॉजिटिव और 2e निगेटिव है, तो इसको लिया नहीं जाता, बचा केवल के हमारे पास Tgn2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर E0 माइनस का 0.591। आपने नष्ट समीकरण पढ़ा है, उसी से लिया गया बटे n log 10। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, Q लिखा था। हमने कहा था Q की जगह में वो होता है अगर रिएक्शन हो रही हो तो उसका यहाँ पे लिख लिया जाता है जो रिएक्शन का पॉइंट होता है। तो रिएक्शन में टूटा है हमारा Tgn2 पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे लिख लिया गया है Tgn2 पॉजिटिव, क्योंकि ये मोलर किसकी सांद्रता है। ठीक है, तो Q की जगह में लिख दिया गया 1/Tgn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे रख दिया गया। अब देखिए सबकी वैल्यू हमको दिए, इलेक्ट्रोड विभव की भी वैल्यू दी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की ये -0.76। ये ऊपर देखिए यहाँ पे सांद्रता की बात करें, सांद्रता हमको दी है 0.1 मोल, वो लिख दिया गया। अगर यहीं पे बात करते हैं तो दशमलव हटाते हैं, ऊपर जाएंगे तो 10 चला जाएगा जो नीचे स्टेप में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसको हटा देंगे। अभी 2 का भाग हम इसमें दे देते हैं, 2 का भाग चलिए देखते हैं आगे। देखिए log 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी गई है, 2 का भाग इसमें दिया गया, 2 का भाग दिया गया तो हमारा आ गया 0.02955 और ये लिखा है माइनस का 0.76। दोनों माइनस माइनस के हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है तो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पर हमारे पास क्या बचेगा, तो जुड़ने पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का 0.78955 वोल्ट। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से रिएक्शन, अगर 2 रिएक्शन हुई तो आपको 2 यहाँ पे ऊपर नीचे 2 लिखना होता है, जैसे Cu2 पॉजिटिव बटे Tgn2 पॉजिटिव, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे केवल एक ही रिएक्शन दी गई थी, इसलिए यहाँ पे केवल Tgn2 पॉजिटिव नीचे आया हमारा 1/Tgn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नष्ट इक्वेशन से लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सरल था क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है एक ही तरह का हो इसलिए ना लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे अब हम सेल का विद्युत वाहक आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है। ठीक है, हम केवल यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना। केवल हम विद्युत वाहक बल की गणना की करनी है, इस सेल की गणना की है वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा है Cu/Cu2 पॉजिटिव 1 मोल दिया हुआ है। अगर यहीं पे Ag पॉजिटिव की बात करें तो इसका भी 1 मोल दिया गया है। हम दोनों को लिख देते हैं Ag/Ag पॉजिटिव। ठीक है, की बात करें तो इसका भी 1 मोल दिया गया है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया, जो दिया है हम यहाँ पे सोल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो E0 Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu दिया है हमको 0.34 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे दिया है तो Ag पॉजिटिव बटे Ag कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.80 वोल्ट। 1 मिनट, ये क्वेश्चन में ही, तो सोल्यूशन अभी नहीं डालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही हमको दिया गया है। ठीक है, चलिए हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सोल्यूशन पे चलते हैं, इतना हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में हमको इतना दे दिया गया है। अगर हम सोल्यूशन पे आते हैं, चलिए सोल्यूशन पे आते हैं, हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। तो देखिए विद्युत वाहक बल का आपको सूत्र पढ़ाया गया था, ई कैथोड माइनस का ई नोड होता है। लेकिन हमने कहा था अगर रिएक्शन दी हुई हो तो उनको रिएक्शन के स्थान, उनको कैथोड और इलेक्ट्रोड का काम करती है तो उनको उनके स्थान पर रख दिया रहता है। सबसे पहले हमको जो दिया है वो लिख दिया, हमने दिया था इतना मान Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu का मान 0.34 वोल्ट, इसका मान
मान दिया था 0.80 वोल्ट, दोनों की वैल्यू रख ली। अब हमने ईएमएफ निकालना है, विद्युत वाहक निकालना है सेल का, तो हमने लिख दिया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड की बात करें तो ई नॉट कैथोड हमको दिया है 0.80 वोल्ट, और अगर एनोड की बात करें तो एनोड हमको दिया गया है 0.034, ठीक है, 0.34, ठीक है। आप इनको घटा लीजिए, घटाने में कितना आ रहा है तो देख लीजिए 0.80 बटे 0.34 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 10 में 4 गए, यहाँ पे कितना बचेगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7, तो आ जाएगा 0.1, यहाँ पे 0 जो एक्स्ट्रा लगा है इसे काट दीजिएगा, ठीक है, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसे यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा होगा आज का आंसर। तो ये एकदम छोटा सा सवाल था, कुछ कठिन नहीं था, ये आपको दिए होते हैं उसी तरह से आपको निकाल लेना होता है, ठीक है। कैथोड और एनोड की बात करें तो कैथोड और एनोड हमारे ये दिए गए हैं, जो पहले होता है वो कैथोड होता है, जो बाद में वो एनोड होगा, ठीक है। और ये एक बात और ध्यान रखिए कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ईएमएफ भी पूछा है, अच्छा 2 चीजें पूछी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो ईएमएफ निकालना आपको आता है, विद्युत वाहक निकालना आता है, आप निकाल लोगे। आगे बोला है कि यह भी बताइए कि कौन सा धन ध्रुव कौन सा ऋण ध्रुव है, सेल में होने वाली अर्ध अपक्रिया पूर्ण अपक्रिया लिखिए। अब क्वेश्चन में ये आपको फिर से दे दिया गया, आपको दिया गया है कि Ni/Ni2 पॉजिटिव दिया गया है 0.1 मोल, और यहाँ पे Ag पॉजिटिव अपॉन Ag दिया गया है 0.1 मोल। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव आपको दे दिए गए हैं Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ni, और यहाँ पे दिया गया है माइनस का 0.25 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे ई नॉट Ag पॉजिटिव अपॉन Ag दिया गया है 0.80 वोल्ट। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन था। चलिए अभी इसके आंसर पे चलते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन डाल लेते हैं, यहाँ पे डाल दीजिएगा सोल्यूशन, ठीक है। चलिए सोल्यूशन डाल लीजिए। सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रश्न में निम्न अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले एनोड या ऋण ध्रुव की क्रिया करवाई गई है, और कैथोड या धन ध्रुव की क्रिया, ठीक है। तो देखिए एनोड हमारा वैसे तो धनात्मक होता है, लेकिन जो क्रिया होती है वो ऋण ध्रुव पर होती है। तो देखिए जो क्रिया हुई है Ni की वो हो गई Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 E निगेटिव, जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। कैथोड पर क्रिया करवाई गई है तो Ag पॉजिटिव प्लस E निगेटिव Ag, ठीक है, ये अपचयन की क्रिया हो गई। अगर इनकी पूर्ण अपक्रिया की बात करें तो इनकी पूर्ण अपक्रिया हो रही है Ni प्लस 2AgNO3, ठीक है, रिएक्शन का साइन NiNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अगर यहीं पे बात करते हैं तो Ni प्लस 2Ag पॉजिटिव, रिएक्शन का साइन Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ठीक है। तो इस तरह से ये अपक्रिया पूरी करवाई गई है निकिल और चांदी के बीच में। जब इसके ईएमएफ का सूत्र पढ़ते हैं तो ईएमएफ के लिए जो सूत्र होगा हमें पता है, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटे 9 log 10। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक तो Ni2 पॉजिटिव है, दूसरा है Ag पॉजिटिव। Ag के आगे देखिए यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसके स्क्वायर में रख दिया है Ag को, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्शन है, 2 मतलब सम्मिलित है Ni और Ag भी, तो इसलिए इसको इस तरह से रख दिया गया है। अब सबकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी है अभी अभी। देखिए Ag की कितनी दी गई थी, तो Ag की दी गई थी, 1 मिनट, क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है Ag के लिए कितना दिया गया है 0.1 वोल्ट, और Ni के लिए बात करें 0.1 वोल्ट दिया गया है। तो चलिए वहीं से बस इनकी वैल्यू रख देनी, पुट कर देनी है। तो Ni के लिए वैल्यू 0.1, और यहाँ पे अगर Ag की बात करते हैं तो Ag की वैल्यू भी कितनी दी गई है, तो Ag की वैल्यू भी दी गई 0.1, यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया हमारा। तो देखिए इसको लिख दिया गया। आप देखिए अगर ये 2 है तो 1 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/0.1, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। और आपको जैसे अभी पीछे देखा था कि log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मान तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें तो इस सेल की वैल्यू हमने लिख दी, कितनी लिखी 0.80 रख दी थी। और इलेक्ट्रोड सेल जब हम निकालते हैं तो सबको पता होता है, जब दोनों को निकालते हैं तो विद्युत ई कैथोड माइनस का क्या होता है ई एनोड, यही तो होता है सूत्र विद्युत वाहक बल का। तो वही यहाँ से 0.80, और यहाँ पे कितना लिखा था
ये लिखा है 0.25, इन दोनों के मान दिए गए हैं, डायरेक्ट लिख दिए गए हैं। वहाँ पे ये सूत्र होता है ई कैथोड, जो पहले अभी पीछे पढ़ा है सूत्र, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। तो यहाँ पे ई कैथोड की वैल्यू रख दी गई, एनोड की वैल्यू रख दी गई। जब वैल्यू रखी तो ये माइनस में है, माइनस माइनस होता क्या है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 1.05। ठीक है, हमारे पास बचा केवल इतना, इसको हमने ऐड कर दिया, इसका 1 वैल्यू था तो हम 2 का इसमें भाग कर देते हैं। 2 का भाग किया तो ये आ गया 0.0295, ये हमारा आ गया। हमने इसमें इतना घटा दिया तो हमारा आ गया आंसर 1.0204 वोल्ट। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा है ई सेल। ठीक है, तो ये सेल के लिए हमारा विद्युत वाहक बल निकल आया। तो यहीं से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो हमारे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आज के इंडोर रहे। ठीक है, न्यूमेरिकल हमारे इतने ही थे इस टॉपिक पे, तो हमारे न्यूमेरिकल पूरे हो गए हैं। अब हम अगली क्लास पे एक चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में भी थ्योरी शायद ज़्यादा है, या हो सकते हैं न्यूमेरिकल भी ज़्यादा हो, तो वो आपको कम ही पार्टों में करवा दी जाए। वैसे क्लास बड़ी हो जाती है इसलिए पार्ट ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो चलिए, यहीं से हमारी जो आज की क्लास होती है वो फिनिश होती है।